आज़ादी से पूर्व जनजातीय विद्रोह होते थे। उनका मुख्य कारण क्या था कि अंग्रेज़ों द्वारा जो जंगल थे उन पर जनजातीय लोगों का अधिकार समाप्त कर दिया गया था। तो जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी तब नेताओं द्वारा कहा गया कि आज़ादी के बाद जंगलों पर जो वहाँ के जो निवासी हैं जो पारंपरिक रूप से वहाँ पर निवास करते आ रहे हैं उनको अधिकार दिया जाएगा। तो अपन बात करते हैं वन संरक्षण और सामुदायिक अधिकार के बारे में कि कौन से कानून के तहत जो जंगल में निवास करने वाले जनजातीय लोग हैं उनको वनों पर अधिकार दिया गया है। पीटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद अपन जो प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट डॉल्फिन इनके बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं वन संरक्षण के बारे में। देखो, वन संरक्षण अधिनियम 1980, आपको पता है कि वो जो फॉरेस्ट एक्ट है वो 1980 में आया था। इसमें परिभाषा दी गई थी वनों के बारे में। देखो, इसमें क्या क्या प्रावधान किया गया कि जो गैर वाणिज्यिक उद्देश्य है यानी वन के अलावा कोई और दूसरा उद्देश्य अपनाना चाहते हैं, यानी सरकार चाहती है वहाँ पर कोई परियोजना वगैरह के लिए, तो वहाँ पर वन भूमि का डाइवर्जन कर सकते हैं, यानी उस भूमि का स्थानांतरण कर सकते हैं। किसी और दूसरी जगह पर अपन वनों का रोपण कर सकते हैं और किसी क्षेत्र में लोक कल्याणकारी योजना लाना चाहते हैं तो यह कार्य कर सकते हैं। यदि राज्य करना चाहेगा तो राज्य को केंद्र सरकार से अनुमति लेनी होगी। केंद्र सरकार तो खुद कर सकती है, लेकिन यदि राज्य ऐसे वन का डाइवर्जन करना चाहेगा तो उसको केंद्र सरकार से अनुमति लेनी होगी। इस अधिनियम में क्या क्षतिपूर्ति वनीकरण का भी प्रावधान किया गया था। अच्छा, वन किसको बोलेंगे? वन संरक्षण अधिनियम के तहत वन किसको बोलेंगे? जो सरकारी रिकॉर्ड में शामिल है वन के रूप में। जैसे कोई वन है उसको सरकारी रिकॉर्ड में शामिल किया गया है कि हाँ ये वन है। और दूसरा, इसके मामले में फिर जब 1980 में जब ये मामला आया था कि केवल उनको वन मानेंगे जो सरकारी रिकॉर्ड में शामिल है, तो जो टी.एन. गोडावरन है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की कि इस प्रकार तो यदि सरकार केवल उन्हीं को वन मानेगी जो या तो 1927 वाले फॉरेस्ट एक्ट में शामिल है या 1980 में शामिल है, तो बाकी जो ऐसे क्षेत्र जो वन के रूप में भी घोषित नहीं किए गए हैं उनकी तो कटाई होने लग जाएगी, इससे पर्यावरण को नुकसान होगा। तो टी.एन. गोडावरन जजमेंट में सरकार ने एक और प्रावधान दिया कि जो वन के रूप में शामिल है यानी वन क्षेत्र है लेकिन उनको वन के रूप में 1980 वाले एक्ट में शामिल नहीं किया गया, उनको क्या बोलते हैं? डिम्ड फॉरेस्ट, यानी वो क्षेत्र वन तो है लेकिन उनको वन के रूप में शामिल नहीं किया गया है। तो टी.एन. गोडावरन जजमेंट के बारे में ध्यान रखना है। अच्छा, अब इसमें जो 1900 एक्ट था उसमें संशोधन 2023 में संशोधन किया गया। इसमें वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम 2023 में इसमें जो वन की परिभाषा थी उसको सीमित कर दिया गया। पहले वन की परिभाषा क्या थी कि जो सरकारी कोड में शामिल है, और दूसरा जो सरकारी कोड में शामिल नहीं है लेकिन वन के रूप में है वो। इसको सीमित करके क्या किया गया कि भारतीय वन अधिनियम 1927 में शामिल होना चाहिए या भारतीय अधिनियम 1980 के तहत रिकॉर्ड में शामिल होना चाहिए। तो इसके खिलाफ वापस सुप्रीम कोर्ट में जाया गया कि जो सुप्रीम कोर्ट ने टी.एन. गोडावरन जजमेंट दिया था उसको खारिज कर दिया गया ना, क्योंकि अब तो संशोधन करके क्या तय कर दिया गया कि वन उसी को मानेंगे जो 1927 में शामिल है या 1980 में शामिल है। और तो इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने वापस निर्णय दिया। फरवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि जो डिम्ड फॉरेस्ट हैं उनको जब तक परिभाषित नहीं करेगी सरकार कि कौन सा डिम्ड फॉरेस्ट होगा, यानी कौन सा वो क्षेत्र जो वन के रूप में शामिल नहीं किया गया लेकिन वन क्षेत्र है, तो तब तक वो परिभाषित नहीं कर देगी, तब तक टी.एन. गोडावरन जजमेंट ही लागू रहेगा। ध्यान रखना, वन संशोधन अधिनियम 2023 के तहत और के प्रावधान किए गए। अंतर्राष्ट्रीय सीमा, यानी जो अपनी जो सीमा है ना, जैसे चीन से या बांग्लादेश या पाकिस्तान से लग रही है, उसके 100 किलोमीटर के क्षेत्र में चाहे वो वन का क्षेत्र ही हो, वहाँ पर रणनीतिक परियोजनाएं लागू की जा सकती हैं। यानी वहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से या किसी अन्य दृष्टि से कोई परियोजना सरकार चालू करना चाहे तो वह कर सकती है। पहले ऐसा नहीं कर पाती थी क्योंकि जो पर्यावरणवादी हैं वो इसके विरुद्ध आंदोलन करने लग जाते थे, सुप्रीम कोर्ट में चले जाते थे। तो इसमें बिल्कुल इसको चेंज ही कर दिया गया कि ताकि ये कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न न हो और सरकार रणनीतिक परियोजनाएं लागू कर सके। इसके लिए क्या कर दिया कि जो
अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसके 100 किलोमीटर के दायरे के अंदर कानून सुप्रीम कोर्ट में वगैरह में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट होती है वो किसके कानून के जब उल्लंघन होता है तभी तो निर्णय देती है। तो इन्होंने सरकार ने क्या किया कि इसको कानून में ही शामिल कर दिया गया कि 100 किलोमीटर के अंदर हम कोई परियोजना चलाना चाहें तो वो चला सकते हैं। दूसरा, कोई जो वन का क्षेत्र है उसमें चिड़ियाघर, सफारी, इको टूरिज्म की यदि अपन व्यवस्था करना चाहें सरकार तो वह कर सकती है। यानी कोई बड़ा वन क्षेत्र है उसमें यदि सरकार चाहती है चिड़ियाघर, सफारी या इको टूरिज्म की सुविधा करना चाहती है तो वो उसके कर सकती है। और दूसरा, जो वामपंथी उग्रवाद वाला क्षेत्र यानी झारखंड वगैरह और छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्र है जहाँ पर उग्रवाद शामिल है, वहाँ पर कोई भी वन का जो क्षेत्र है उसमें 5 हेक्टेयर तक की सार्वजनिक भूमि का उपयोग किसी परियोजना के लिए कर सकते हैं। यानी जो वन का जो क्षेत्र है वहाँ पर 5 किलोमीटर का तक के क्षेत्र में यदि सरकार चाहती है कोई शिक्षा के लिए या स्वास्थ्य के लिए उस वन क्षेत्र को नष्ट करना चाहती है या वहाँ पर कोई परियोजना लागू करनी चाहती है तो उसको कर सकती है। पहले क्या होता था कि जो पर्यावरणविद होते हैं वो इनमें से कोई भी मामला होता था तो क्या करते थे, आंदोलन करने लग जाते थे, हाई कोर्ट में चले जाते थे। तो इन सबको समाप्त करने के लिए ताकि कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न न हो, इसलिए 2023 में संशोधन में इनको शामिल किया गया है। अब देखते हैं वन अधिकार अधिनियम 2006, जो अभी मैंने स्टार्टिंग में बात किया था कि जो जनजातीय लोग हैं उनको अधिकार कहाँ से मिलते हैं। उनको अधिकार मिलते हैं वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत। अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी, इस अधिनियम का नाम है अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006। इसका नोडल मंत्रालय कौन सा है? पर्यावरण मंत्रालय का अधीन नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि वन अधिकार की बात हो रही है। किन लोगों के अधिकार की? जनजातीय लोगों के अधिकार की। तो किसके अंदर आएगा? ये आएगा जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अधीन आता है। इस अधिकार के तहत इन जनजातीय लोगों को कितने प्रकार के अधिकार दिए गए हैं? 4 प्रकार के अधिकार दिए हैं। जो सबसे शीर्षक अधिकार है वो क्या है कि दिसंबर 2005 से पहले खेती भूमि पर व्यक्तिगत या सामुदायिक भूमि पर किसी का अधिकार था उसको यानी मैक्सिमम 4 किलोमीटर तक तो उसको अधिकार दे दिया गया है। यानी कोई दिसंबर 2025 तक कोई किसी भूमि पर खेती कर रहा था यदि व्यक्तिगत रूप से या सामुदायिक रूप से तो उसको मैक्सिमम 4 हेक्टेयर तक की भूमि पर अधिकार दे दिया गया है। उपयोग का अधिकार, यानी जो जनजातीय लोग हैं लघु वनोपज, चराई, जल निकाय इनका उपयोग कर सकते हैं। और यदि किसी कारण से उनको विस्थापित किया जा रहा है उस क्षेत्र से, अपने क्षेत्र से, तो उनकी अवैध बेदखली या विस्थापन के मामले में उचित पुनर्वास किया जाएगा। यदि वहाँ से हटाया जा रहा है तो उनको एक उचित स्थान पे रखा जाएगा। और वन प्रबंधन का अधिकार किसको दे दिया गया? वहाँ की ग्राम सभा को दे दिया गया। यानी रक्षा से या संरक्षण या पुनर्जीवन से या प्रबंधन से संबंधित कोई भी मामला होगा तो वहाँ की ग्राम सभा ही संभालेगी। तो वन अधिकार अधिनियम के तहत नोडल एजेंसी किसको घोषित किया गया है? ग्राम सभा को। पीटी के लिए ध्यान रखना कि रक्षा, संरक्षण या पुनर्जीवन प्रबंधन से संबंधित कोई भी अधिकार होता है वो कौन करता है? ग्राम सभा। पीटी PYQ में प्रश्न पूछा गया था कि जो बांस से संबंधित काटने की अनुमति कहाँ से लेनी पड़ेगी? ग्राम सभा से। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में। जो 3-4-5 इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हैं उनके बारे में अपन पीटी के अनुसार क्विकली देख लेते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA के तहत इसका गठन किया गया था। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? पर्यावरण मंत्री। अच्छा, सबसे पहले कहाँ लॉन्च हुआ था ये? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में इसको लॉन्च किया गया था। जो प्रोजेक्ट टाइगर है ना, जिसमें टाइगर होते हैं यानी बाघ होते हैं, उनकी गणना प्रत्येक 4 साल में की जाती है। फैक्ट के रूप में ध्यान रखना, 4 साल में की जाती है। और भारत में कुल वैश्विक आबादी का 80% भारत में ही है। यानी कुल विश्व में 100 बाघ है, उनमें से 80 बाघ केवल भारत में। और भारत में सर्वाधिक रूप से कहाँ पर है? मैक्सिमम है MP के अंदर, यानी मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बाघ हैं। बाघों से रिलेटेड एम स्ट्रिप निगरानी के लिए है ये, मतलब जो बाघों की निगरानी करने के लिए चालू की गई है एम स्ट्रिप्स। और TX2 यानी ध्यान रखना, यदि लिखाया जाएगी एम स्ट्रिप्स किससे रिलेटेड है या TX2 किससे रिलेटेड है तो वो है बाघों से रिलेटेड। UPSC इसी प्रकार का प्रश्न पूछता है कि कोई सेंटेंस देता है और पूछता है किससे संबंधित है। ये TX2 पीटरबर्ग घोषणा किसके द्वारा की गई थी? ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव के द्वारा की गई थी।
और इसका सचिवालय कहाँ पर है? नई दिल्ली के अंदर है। अच्छा, कुल भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं? 58 टाइगर रिजर्व हैं। मैक्सिमम कहाँ पर है? एमपी के अंदर कितने? 8, और फिर राजस्थान में 5 है। जो नए हाल ही में जो लास्ट में जो नए नए टाइगर रिजर्व बने थे वो कौन सा है? सबसे लास्ट वाला माधव है। और इससे पहले देखते हैं, देखो वीरांगनी दुर्गावती, यूपीएससी 2025 का वीरांगनी थी दुर्गावती टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? एमपी के अंदर। धौलपुर करौली राजस्थान में। गुरु घासीदार तमोर पिंगला ये कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। रातापानी कहाँ पर है? एमपी के अंदर। और माधव एमपी के अंदर, यानी 57वां और 58वां एमपी के अंदर ही है। कुल 58 टाइगर रिजर्व है। पारो स्टेटमेंट और टाइगर बॉन्ड भी टाइगर से संबंधित है। पारो स्टेटमेंट में क्या कहा गया था कि $1 बिलियन टाइगरों के संरक्षण के लिए खर्च किया जाएगा। और टाइगर बॉन्ड आपको पता है ना, बॉन्ड क्या होते हैं? इकोनॉमी में आता है बॉन्ड। तो टाइगर से रिलेटेड जो बॉन्ड जारी किए जाते हैं किसके द्वारा? एशियाई विकास बैंक के द्वारा जारी किए जाते हैं। प्रोजेक्ट एलिफेंट, इसकी स्थापना कब की थी? 1992 में। इसका उद्देश्य क्या है? हाथियों के आवास और गलियारों की सुरक्षा की जाए। और आपको पता होगा कि 2020 में जब लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी तब केरल में एक मामला हुआ था कि एक हथनी थी, गर्भवती हथनी थी, उसको खाने में अनानास में विस्फोटक पदार्थ मिला के दे दिया गया था। उससे की वजह से उसका मुंह फट गया था और वो अंत में मर गई थी। तो 4 अक्टूबर को उस साल जो यूपीएससी की एग्ज़ाम हुई थी उसमें पूछा गया था कि हथनी का गर्भाशय काल कितना होता है। तो इसी प्रकार यूपीएससी कहाँ से प्रश्न पूछती है? जो करंट में मौजूद होते हैं। तो ध्यान रखना, अपन इन्वायरमेंट के जो इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछ सकती है वो PT 365 से अपन फिर से करेंगे। लेकिन अभी ब्रीफ के लिए सारा अपने को बेस, कम से कम बेस तैयार होना चाहिए। और अपने को PT में पूछने की जिनकी संभावना दिखती रहेगी वो कौन से रहेंगे? 365 में जिनका मेंशन होगा। अब देखते हैं प्रोजेक्ट एलिफेंट के लिए माइक की स्थापना की गई है। किसके द्वारा? एक माइक कार्यक्रम है। किसके द्वारा? साइट्स के द्वारा। मैंने पिछले बताया था साइट्स क्या है। इसमें क्या किया जाता है? माइक में हाथियों की अवैध हत्या की निगरानी की जाती है ताकि हाथियों की अवैध हत्या नहीं की जाए उनके दांतों के लिए वगैरह। भारत में माइक के तहत कितने क्षेत्र शामिल हैं? 10 क्षेत्र शामिल हैं। कौन कौन से? चिरांग रिपु असम में, धमपटकी असम में, देवमाली अरुणाचल प्रदेश में। यानी जो अपने पूर्वोत्तर भारत है उसमें कितने हैं? 3 क्षेत्र शामिल हैं। उनमें से 2 असम के हैं, चिरांग रिपु और धमपटकी असम के हैं, और एक देवमाली अरुणाचल प्रदेश के है। फिर पूर्वोत्तर भारत को छोड़ के जब अपन मुख्य भारत की धारा में आते हैं तो पश्चिम बंगाल आता है। पश्चिम बंगाल में पूर्वी द्वार यानी पूर्व का द्वार। पश्चिम बंगाल पूर्व का द्वार है ना। फिर है मयूरभंज कहाँ पर है? उड़ीसा में। नीलगिरी तमिलनाडु के अंदर। मैसूर कर्नाटक, शिवालिक उत्तराखंड, गारो हिल्स और वायनाड झील, ये 10 क्षेत्र माइक के अंदर शामिल हैं। माइक किसके तहत आता है? साइट्स का एक कार्यक्रम है। अच्छा, मखना हाथी किसको बोलते हैं? वह हाथी जो बिना दांत वाला नर हाथी। ध्यान रखना, जो नर हाथी होता है उसके दांत होते हैं और जो एशियाई मादा हाथी होते हैं उसके दांत नहीं होते। लेकिन जो नर हाथी जिसके दांत नहीं है उसको मखना हाथी बोलते हैं, मखना। और कुमकी हाथी कौन सा होता है? जो जंगली हाथी होते हैं, जो जंगली हाथी होता है उससे अपनी खेतों की रक्षा करने के लिए एक हाथी को ट्रेनिंग दी जाती है। यानी वह हाथी जिसको प्रशिक्षण दिया जाता है जंगली हाथियों से सुरक्षा के लिए, उसको बोलते हैं कुमकी हाथी। हाथी के बारे में कुछ फैक्ट। नेतृत्व इनका मादा करती है। जो हाथी का जो झुंड होता है उसका नेतृत्व कौन करती है? मादा करती है। इसका एज कितनी होती है? 60 से 70 साल। इनका प्रजनन टाइम कितना होता है? 22 माह का होता है। अच्छा, एशियाई हाथी इंडेंजर्ड कैटेगरी में है। IUCN की रेड लिस्ट के बारे में मैंने पिछले टॉपिक में बताया था, ध्यान रखना। कौन से जो एशियाई हाथी है कौन सी कैटेगरी में है? इंडेंजर्ड कैटेगरी में। भारत में एशियाई हाथियों का 60% आबादी भारत में, यानी 100 हाथी हैं एशियाई हाथी, उनमें से 60% भारत में निवास करते हैं। सर्वाधिक हाथी कहाँ पर है? कर्नाटक, असम और केरल में। हाथियों से रिलेटेड कौन कौन से उपाय किए गए हैं? हाथी कॉरिडोर और हाथी मेरे साथी, इनके संरक्षण के लिए शुरू किया गया। अच्छा, हाथी 2 प्रकार के हैं, एक तो एशियाई हाथी है और दूसरा अफ्रीका हाथी। अफ्रीका हाथी होता है उसका सिर चौड़ा होता है, और अफ्रीका हाथी के मादा और नर में दोनों में दांत पाए जाते हैं।
अच्छा, अफ्रीका हाथी 2 प्रकार का है, या तो सवाना हाथी है या फिर वन का हाथी है। जो वन का हाथी है वो क्रिटिकल इंडेंजर्ड कैटेगरी में है और सवाना हाथी इंडेंजर्ड कैटेगरी में है। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड। इसकी शुरुआत कब की गई थी? 2009 के अंदर। प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड यानी वो क्षेत्र जहाँ पर जो बर्फीला क्षेत्र है ना, वहीं पर पाया जाएगा ना स्नो लेपर्ड। तो भारत में कौन से राज्यों में पाया जाता है? 5 हिमालयी राज्यों में, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में। जो स्नो लेपर्ड है यानी हिम तेंदुआ कौन सी कैटेगरी में है? वल्नरेबल। और ये एक फ्लैगशिप प्रजाति के रूप में भी उपयोग किया जाता है। फ्लैगशिप प्रजाति क्या होती है मैंने पीछे बता दिया है। वैश्विक पर्यावरण सुविधा GEF एंड UNDP द्वारा वित्त पोषित है, यानी जो स्नो लेपर्ड के लिए संरक्षण किया जा रहा है वो GEF और UNDP द्वारा वित्त पोषित है। अब देखते हैं प्रोजेक्ट डॉल्फिन। जो गंगा नदी डॉल्फिन के बारे में UPSC में पूछ चुका है। और ध्यान रखना, इरावदी डॉल्फिन कहाँ पर पाई जाती है? प्रोजेक्ट डॉल्फिन की शुरुआत 2021 में की गई थी। भारत की नदी और समुद्री डॉल्फिन दोनों के संरक्षण के लिए यह प्रोजेक्ट डॉल्फिन की शुरुआत की गई थी। ध्यान रखना, जो मीठे पानी में जो डॉल्फिन होती है ना, मीठे पानी की, वो 4 प्रकार की होती है। एक तो अपनी गंगा नदी वाली होती है, दूसरी भूलन कहाँ पर क्या है? सिंधु नदी की। ध्यान रखना, पाकिस्तान की जो सिंधु नदी है उसमें जो डॉल्फिन पाई जाती है मीठे पानी की, वो उसका नाम है भूलन। पर बोटो जो अमेजोन, जो सबसे चौड़ी नदी है ना अमेजोन, बोटो नदी, वहाँ पर जो डॉल्फिन पाई जाती है मीठे पानी की, उसको बोलते हैं बोटो। और एक है बाइजी वाइड डॉल्फिन, ये कहाँ पर है? चीन की यांगत्जे नदी के अंदर पाई जाती है, जो शायद अब विलुप्त हो चुकी है क्योंकि काफ़ी समय से इसको देखा नहीं गया है। अच्छा, फैक्ट के रूप में ध्यान रखना, क्या भारतीय गंगा नदी डॉल्फिन केवल गंगा नदी में पाई जाती है? नहीं, गलत है। गंगा नदी ब्रह्मपुत्र, मेघना, सांगपू और कर्णफूल नदी तंत्रों में पाई जाती है। पीटी के अंदर ध्यान रखना, पीटी शायद PYQ का ये पूछा गया भी है। राष्ट्रीय जलीय जीव जो भारतीय गंगा नदी डॉल्फिन है उसको राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। कब? 2009 के अंदर। अच्छा, जो गंगा नदी डॉल्फिन है ये अपना जो शिकार का पता अल्ट्रासाउंड के द्वारा लगाती है, यानी पानी के अंदर ये अल्ट्रासाउंड को छोड़ती है, तो आगे कोई जीव होगा तो उससे टकरा के जब वापस आएगा तो उसको पता चल जाता है। तो ये अल्ट्रासाउंड से दिशा और शिकार का पता लगाती है। भारत का एकमात्र डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ पर है? विक्रम सिंघरा गंगेटिक डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ पर है? भागलपुर, बिहार के अंदर। अभी मैंने पूछा था इरावदी डॉल्फिन के बारे में, तो इरावदी डॉल्फिन कहाँ पाई जाती है? चिल्का झील में। प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो राजस्थान में पाया जाता है ना, क्रिटिकल इंडेंजर कैटेगरी में। इसके रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि जो विद्युत के जो तार हैं, काफ़ी ऊंचाई पर जो तार हैं, उनकी वजह से इनको नुकसान हो रहा है, तो क्या किया जाए? इन तारों को अंडरग्राउंड किया जाए। और इसी के कारण राजस्थान में, यदि आपके राजस्थान के निवासी हो तो आपको पता होगा कि राजस्थान में एक परियोजना चल रही है जिसके तहत सभी जो विद्युत की लाइनें होती हैं उनको अंडरग्राउंड करने किया जा रहा है और 24 घंटे फिर लाइट आएगी। 2 परियोजना चल रही हैं राजस्थान में। प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड तो इसकी शुरुआत किसने की थी? 2013 में राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा। कहाँ पर पाए जाते हैं? राजस्थान और गुजरात में पाए जाते हैं। अच्छा, प्रोजेक्ट इंडियन बस्टर्ड क्या मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं? ध्यान रखना, फैक्ट के रूप में मध्य प्रदेश में ये नहीं पाए जाते हैं। जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है उसकी 23 प्रजातियाँ हैं, इनमें से भारत में 4 पाई जाती हैं। और इसकी जो एक प्रजाति है जो सबसे छोटी है वो है टेसर फ्लोरिन। ध्यान रखना, ये सबसे बेस्ट आंसर है। इसका यूट्यूब पर सर्च करना, टेसर फ्लोरिन डांस है, तो आपको एक छोटा सा पक्षी दिखाई देगा, वो डांस करता हुआ खेतों में घूमता रहता है। मगरमच्छ संरक्षण परियोजना कब चलाई गई थी? 1975 के अंदर। कहाँ पर? भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में। मगरमच्छ होते हैं वो रात्रिचर जीव होते हैं, ध्यान रखना। अच्छा, मगरमच्छ में भी घड़ियाल आता है। मगरमच्छ एक मीठा पानी का होता है, मगरमच्छ एक खारे पानी का। तो मगरमच्छ जो घड़ियाल है ना, वो चंबल नदी, गिरवा नदी, घग्गर, सोन और गंडक नदी में पाया जाता है और एक क्रिटिकल इंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर आता है। और मगरमच्छ जो मीठे पानी का है वो वल्नरेबल कैटेगरी में है और मगरमच्छ खारे पानी का लिस्ट कंसर्न। अच्छा, क्रिटिकल, वल्नरेबल और लिस्ट कंसर्न को कैसे निर्धारित किया जाता है इसके बारे में आपको पता होगा कि मैंने IUCN की जो रेड लिस्ट के बारे में वाला टॉपिक था
उसमें पूरा विस्तार से बताया था। ये सब आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। ये यूपीएससी पीटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना। यूपीएससी में हर साल आप देखोगे पीवाईक्यू किया होगा तो हर साल 1% पूछा जाता है। अच्छा, जो मगरमच्छ खारे पानी के होते हैं इनमें भी 2 प्रकार के होते हैं, इनको 2 प्रकार से बोलते हैं, एक तो क्रोकोडाइल और एक वो एलिगेटर। अच्छा, एक जो अमेरिका में जो मगरमच्छ पाए जाते हैं खारे पानी में, उनकी एक विशेषता पाई जाती है। उनमें जो मादा मगरमच्छ है वो उसको प्रजनन करने के लिए नर की आवश्यकता नहीं होती। उसने अपने आप में बदलाव कर लिया और वह खुद ही स्वयं शुक्राणु का निषेचन कर लेती है। इसको कौन सी विशेषता बोलते हैं? ऑटोकोलॉजी, ध्यान रखना। खारे पानी के मगरमच्छ में ये विशेषता पाई जाती है। अब जो अपने सारे टाइगर रिजर्व पड़े थे ना, इनको एक जगह एकत्रित करने के लिए एक नई स्कीम चालू हुई थी। कौन सी? वन्यजीव पर्यावासों का एकीकृत विकास। इसके तहत क्या किया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर, एलिफेंट, डॉल्फिन, लायन, इन सभी को एकीकृत कर दिया गया ताकि एक साथ इनका संरक्षण किया जा सके। अच्छा, अपन ने जो अभी बात की थी संरक्षण रिजर्व की से पहले पिछले वाले टॉपिक में, संरक्षण रिजर्व क्षेत्र और या संरक्षित जीव के बारे में, जिनको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में संरक्षित किया जाता है। तो क्या कोई भी जो जीव होगा जो इसको संरक्षण करने की ज़रूरत है और संरक्षण किया जा रहा है, तो क्या उसको केवल संरक्षित क्षेत्र के अंदर ही शामिल किया जाएगा? यानी कोई जंगल है उसके अंदर ही इसको संरक्षित किया जाएगा क्या? यदि वो बाहर मानवीय बस्तियों में आ गया तो क्या वहाँ पर उनका संरक्षण की जिम्मेदारी नहीं होगी? या कोई जीव जिसको संरक्षण की आवश्यकता है वो जंगल में नहीं रह रहा है और बाहर जंगल के बाहर वाले क्षेत्रों में रह रहा है, तो उसका संरक्षण किस प्रकार किया जाएगा? पहले तो ये निर्धारित नहीं था। तो जब वन्यजीव पर्यावासों का एकीकृत विकास किया गया तो उसमें यह तय किया गया कि संरक्षित क्षेत्रों के बाहर वन्यजीवों का भी संरक्षण किया जाएगा। अच्छा, भारत में कितनी प्राकृतिक धरोहर है यूनेस्को की? 7 प्राकृतिक धरोहर है और मिश्रित 1 है। मिश्रित कौन सी है? कमेंट करके बताना। 7 प्राकृतिक धरोहर कौन सी है? ग्रेट हिमालय, पश्चिमी घाट, नंदा देवी नेशनल पार्क और सुंदरबन डेल्टा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क और मानस बायोस्फीयर रिजर्व। तो इन 7 के बारे में ध्यान रखना। अच्छा, आक्रामक विदेशी प्रजातियों के बारे में भी देख लो। छोटा सा है, 2-3 ध्यान रखना कौन सी आक्रामक प्रजाति है कौन सी नहीं है। पीटी में यदि ऑप्शन में आए तो अपन इसको अटेंड कर पाएँ। इसके लिए आक्रामक विदेशी प्रजातियाँ, इनकी निगरानी कौन करता है? IUCN की एक संस्था के द्वारा किए जाते हैं जिसका नाम है आक्रामक प्रजाति विशेषज्ञ समूह है। इसके द्वारा जो आक्रामक विदेशी प्रजाति हैं उनकी निगरानी की जाती है। आक्रामक विदेशी प्रजाति यानी वह प्रजाति जो उस स्थानीय मूल की नहीं है, यानी उस क्षेत्र की वो स्थानिक प्रजाति नहीं है, वो बाहर से लाके यहाँ पर रोपित की गई है, यहाँ पर विस्तारित की गई है और उसकी वजह से ये जो स्थानीय प्रजाति हैं उनको नुकसान हो रहा है, उनको बोलते हैं आक्रामक विदेशी प्रजाति। भारत में जो लेटाना कमारा है, इसको गूगल करना आपने। इसको फूल आप अपने घरों के आसपास भी देखा होगा। एक जो फूल पाया जाता है छोटे छोटे रंग बिरंगे, एक ही फूल में अलग अलग प्रकार के कलर वाले छोटे छोटे फूल होते हैं, वो है लेटाना कमारा। इसमें एक थोड़ा हानिकारक होता है, अगर हानिकारक रसाव स्रावित होता है उसकी वजह से इसके आसपास के क्षेत्रों में पौधे नहीं हो पाते। ये इसका ओरिजिनल पौधा कहाँ का है? फैक्ट के रूप में ध्यान रखना। ये कहाँ का है ओरिजिनल? मध्य और दक्षिणी अमेरिका का। और ये अब भारत में इसकी स्थिति इतनी भयानक हो गई है कि 40% वन क्षेत्रों पर ये कब्जा कर चुका है। तो बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है और ये 40% पर कब्जा कर चुका है। जलकुंभी, इसको गधा घास ऐसा कुछ और बोलते हैं हिंदी में नाम। जलकुंभी ये कहाँ का है? दक्षिणी अमेरिका का। इसको बंगाल का आतंक भी बोलते हैं। हाइपोक्सिया। अच्छा, ये क्या करता है? ये जो जल का क्षेत्र होता है उस पर पूरे पर फैल जाता है और जब जल के क्षेत्र पर फैल जाएगा तो मैंने एक बार सुपोषण वाली स्थिति में बताया था कि यदि ऊपरी सतह बिल्कुल बाधित हो जाएगी तो सूर्य का प्रकाश अंदर नहीं जा पाएगा, इसके कारण वो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो जो अंदर के जीव हैं वो भोजन नहीं बना पाएंगे और अंदर के जीवों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, इसके कारण वहाँ के जीव नष्ट होने लगे जाएंगे। तो जलकुंभी की वजह से हाइपोक्सिया की प्रॉब्लम होती है। हाइपोक्सिया क्या है? ऑक्सीजन की कमी वाला। विलायती कीकर, ये भी आक्रामक प्रजाति है। और जो जीवों के बारे में है
तो अफ्रीकन कैटफिश ये भी आक्रामक विदेशी प्रजाति है। और रेड ईयर्ड स्लाइडर टर्टल, ये 5 आक्रामक प्रजातियाँ हैं। ध्यान रखना, लैटिन कमारा मध्य और दक्षिण अमेरिका का है और 40% क्षेत्रों पर कब्जा कर चुका है। और इसका क्यों है ये हानिकारक है? क्योंकि ये हानिकारक रसायन स्रावित करता है, जिसके कारण इसके आसपास की जो प्रजातियाँ होती हैं वो नष्ट हो जाती हैं। जलकुंभी, ध्यान रखना, इसके कारण हाइपोक्सिया की प्रॉब्लम हो रही है और इसे गाल का आतंक बोलते हैं। विलायती किक्कर और अफ्रीकन कैटफिश, ये सभी आक्रामक विदेशी प्रजातियों में आते हैं। शायद मैंने PYQ में देखा था या किसी टेस्ट में प्रश्न देखा था, उसमें ऑप्शन दे रखा था कि लैटिन कमारा और अफ्रीकन कैटफिश और 2-3 और नाम दे रखे थे और पूछा गया था कि कौन सा भारत में आक्रामक विदेशी प्रजातियों के रूप में चिन्हित किया गया है। तो ये अपना इकोनॉमी का ये अपनी इकोनॉमी कंप्लीट हो गई यार। बस अपने 2 टॉपिक बचे हैं, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन। तो अगली एक क्लास में अपन प्रदूषण देखेंगे और दूसरी क्लास में अपन जलवायु परिवर्तन देखेंगे। अपन केवल वो फैक्ट देखेंगे जो PT के लिए इम्पोर्टेंट है और UPSC 2026 में पूछने की संभावना है, या फिर वो बेसिक के लिए ज़रूरी है कि UPSC 2026 में पूछे ना पूछे, लेकिन ये उनका पता होना अपने को आवश्यक है। क्यों? ताकि यदि UPSC ऑप्शन में जो पूछती है तो यहीं से पूछने की जो संभावना बनती है। तो अगली क्लास में प्रदूषण देखेंगे और उसके बाद जलवायु परिवर्तन देखेंगे और उसके बाद अपन एक और क्लास करेंगे। उस एक क्लास में अपन जितने भी कोई कानून वगैरह बने हुए हैं और जो भी टॉपिक, जो छोटे छोटे टॉपिक थे जो बच गए हैं, यानी लगभग कोई बचा तो है नहीं, मैंने सभी क्लियर कर लिए हैं। फिर भी यदि कोई ऐसा होगा कि जो UPSC के लिए इम्पोर्टेंट है, करंट में मुद्दा रहा था, उसको अपन एक लास्ट वाली क्लास में और कर लेंगे। तो इस कुल मिला के अपनी 3 क्लास और बच रही हैं, उसके बाद अपनी इन्वायरमेंट कंप्लीट हो गई है। तो कुल मिला के अपनी शायद 3 घंटे के अंदर अपनी इन्वायरमेंट कंप्लीट हो जाएगी। ओके, बाय बाय, टेक केयर।